नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज पड़ोस के देश नेपाल की बात। काला चश्मा पहनने वाला, काला कोट पहनने वाला, काला जींस पहनने वाला शख्स महज 36 साल की उम्र में नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी की शपथ लेने जा रहा है। वो शख्स जिसने निर्दलीय चुनाव लड़ करके चमत्कार कर दिया, काठमांडू के मेयर का चुनाव जीत लिया। 2022 की बात है। रैपर थे उससे पहले। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ न जाने कितने रैपर गीते गाई बनाई उन्होंने, हिप हॉप संगीत दिया अपने हिसाब से। वो बालन शाह जो कि बैंगलोर से एमटेक की पढ़ाई कर गया है, वो अब पूर्व मेयर है काठमांडू की। जैसा कि हमने कहा, काठमांडू उन्होंने चमत्कार कर दिखाया। काठमांडू का मेयर होना अपने आप में नेपाल के कई कैबिनेट मंत्रियों की ताकत से ज्यादा बड़ा ताकत होता है। काठमांडू कैसा स्वच्छ, सुंदर हो, शानदार हो, उसका इंतजाम किया मेयर रहते हुए, निर्दलीय मेयर रहते हुए। नेपाल में दल विहीन राजनीति करना बिल्कुल असंभव सी बात है। लेकिन जनजी के प्रतीक के तौर पे बालन शाह आगे आए। 2022 में उन्होंने नेपाल के राजधानी काठमांडू के मेयर का चुनाव जीता। और अब जब पिछले साल 2025 का अगस्त में वहां जनजी आंदोलन हुआ, राजनीतिक विप्लव हुआ, केपी शर्मा ओली की सरकार धू धू करके जल उठी, उड़ गई, उखाड़ फेंक दी गई जनजी के आंदोलन में। ऐसा अब तक नहीं हुआ। कई राज्यों, कई देशों में हुआ है जनजी आंदोलन। बांग्लादेश का जिक्र कर सकते हैं आप, पड़ोस के श्रीलंका का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन उन सब में नेपाल का मामला बेमिसाल था। केपी शर्मा ओली की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, लेकिन हालात बिगड़ गए थे धीरे धीरे करके। कहते हैं नेपाली सेना के जो प्रमुख थे जनरल अशोक, उन्होंने अपने हिसाब से एक सलाह दी थी प्रधानमंत्री को, छोड़ दी सरकार, लेकिन वो माने नहीं और आंदोलन हुआ, गोलीबारी हुई और कहते हैं 74 निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। नेपाल के काठमांडू की सड़कें जनजी लोगों के खून से लथपथ हो गई, वहां भी तर गया। और उसके जवाब में वहां जितने भी दफ्तर हैं, बड़े दफ्तर हैं, संविधान सभा हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर हो, नेपाली कांग्रेस दफ्तर हो, सबको लोगों ने चला दिया। और फिर ढूंढ कर ले आए लोग सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर। 5-6 लोगों को चुना जनजी लोगों ने बैठ करके, और उन्होंने तय किया कि मार्च में, 5 मार्च को, जिस दिन प्रधानमंत्री बनी, अंतरिम प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की, उसी दिन उन्होंने तय कर दिया 5 मार्च को चुनाव होगा। और उनका एक ही काम था, मोटे तौर पे अच्छी व्यवस्था देने के साथ साथ चुनाव हो जाए। चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव मतपेटियां जब खुली तो उसमें नतीजे भी आ गए। ये बालन शाह निकल कर प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आ गए। एक लंबे अरसे के बाद गठबंधन की राजनीति में पूरी नेपाल की सरकार चलती थी। कांग्रेस जो पारंपरिक तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी की विरोधी थी, मैदान में चुनाव लड़ती थी उसके खिलाफ, लेकिन सरकार बनाने की नौबत आती थी तो दोनों मिलकर सरकार चलाते थे। यह अद्भुत था। लेकिन इस बार जिस ढंग से मैंडेट आया है 5 मार्च के चुनाव में, जिस ढंग से दिल खोल के 60% नेपालियों ने मतदान किया है, दिल खोल के मतदान किया है जनजी के पक्ष में। जो अभी नंबर आ रहा है, नंबर के लिहाज से वहां ये बात साफ हो रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है 3 साल पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जिसको पहले ही चुनाव से पहले ही बालन शाह को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। नतीजा ये निकला कि जो 4 बार के देश के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उसके सामने सीधे जाके भिड़ गए। झापा 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है बालन शाह, और वहां पर मुंह की खानी पड़ी केपी शर्मा ओली को मैदान में मैंडेट के जरिए, मतपत्रों के जरिए। अब बालन शाह वहां से जीत के चले आए। सिर्फ केपी शर्मा ओली ही नहीं, गगन थापा जो कांग्रेस पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनको भी धाराशायी होना पड़ा, मैदान से हारना पड़ा। पूरे जो एक जनजी का जो कहते हैं आंधी चली है मतदान के जरिए, उसमें एक व्यक्ति है पुष्पदहर कमाल प्रचंड, वो जीत पाए हैं। बाकी बड़े से बड़े शूरमा जो नेपाली पॉलिटिक्स के हैं सब धाराशायी हो गए हैं। और एक रास्ता बना है लंबे अरसे के बाद नेपाल के इतिहास में कि पूर्ण बहुमत की एक सरकार बन रही। आपको बता दें 2014 से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में बनी है, तब से लगातार कोशिश होती रही कि नेपाल से भारत के संबंध अच्छे हो। लेकिन इत्तेफाक से 2015 में नेपाल में वहां का कानून, वो संविधान, नया संविधान लागू हुआ और उसके आधार पर एक लाइन लकीर ले ली उस संविधान सभा में, चुनाव मतदान में। केपी शर्मा ओली जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता भी थे, वो प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक एंटी भारत एक लाइन ले लिया था। तो मोटे तौर पे नेपाल की पूरी पॉलिटिक्स पिछले 10 साल से 2025 तक बिल्कुल इस स्टाइल में चली कि कोई भी जो एक पूरी खुली सीमा है नेपाल की, एक कहते हैं पारंपरिक रिश्ता है,
रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल और भारत, खुली सीमा है, लेकिन दोनों देश के बीच में कोई साम्य स्थिति नहीं बन पाई। 2015 में जैसे ही केपी शर्मा की ओली सरकार बनी तो एक आर्थिक नाकाबंदी हुई, उसका फायदा केपी शर्मा ओली ने लिया अपने हिसाब से। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली की कुर्सी पर बैठने के बाद से हुआ। जिस दौर में महसूस किया जा रहा था कि हिंदू राष्ट्र कहा जाता है नेपाल को, उससे भारत के सबसे अच्छे संबंध होंगे, लेकिन वहां के शासन सत्ता में बैठे लोगों की वजह से, जिस भी वजह से भारत का संबंध ठीक नहीं हो पाया। अंततः नतीजा क्या हुआ, 2025 में वहां पर जनजी आंदोलन हुआ, और उस जनजी आंदोलन के बाद अब जो रास्ता बना है, इस सरकार का रुख क्या होता है, ये देखने वाली बात। अगस्त 2025 में जो जनजी आंदोलन हुआ, नए दौर के लोगों ने वहां की स्थितियों को लेकर के, वहां भ्रष्टाचार को लेकर के, जैसा कि हमने कहा शुरू में कि गठबंधन की सरकार को लेकर के, भ्रष्ट सरकार में होने का मतलब था भ्रष्टाचार की खुली छूट। इसी खुली छूट के खिलाफ 2022 को, जैसा कि आप याद करेंगे, काठमांडू का मेयर का चुनाव बालन शाह सिर्फ इसलिए जीत गए कि अच्छे रैपर थे, वो व्यवस्था बहाली की बात करते, भ्रष्टाचार की खिलाफत की बात करते थे, चोरी के खिलाफ की बात करते थे। तो इसलिए वहां के जनजी में, यंग लोगों में इतने लोकप्रिय हो गए अपने हिसाब से कि उनको काठमांडू का मेयर का चुनाव जितवा दिया, लोगों निर्दलीय जितवा दिया। पारंपरिक तौर पर नेपाल की राजनीति में एक सीपीएन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, लेनिनवादी माओवादी पार्टी है। दूसरी पार्टी जो उसको चुनौती देती है, लोकतंत्रवादी पार्टी है, वो नेपाली कांग्रेस है, वो अपने हिसाब से मैदान लड़ती है। तीसरी पार्टी के तौर पे वहां माओवादियों को लेकर इकट्ठा होकर राजनीति करने के चले आए थे। पहले वो अंडरग्राउंड थे, लड़ाई जनयुद्ध लड़ा था, कहते हैं जनयुद्ध में तकरीबन 10,000 नेपाली सेना की मौत हुई थी। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लिया था जन युद्ध के दौरान प्रचंड ने। जिस ढंग से अपने यहाँ लेफ्ट विंग टेररिज्म है, माओवादियों का था, जो अब खत्म हो रहा है भारत में, कहा जा रहा है कि आखिरी महीना है, मार्च का महीना, भारत से पूरी तरह से माओवाद का खत्म हो जाएगा। तो इसी माओवाद पे सवार होकर पुष्पदल कमल प्रचंड ने 10 सालों तक नेपाली सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा था। आप अंदाज कर सकते हैं, शताब्दी की शुरुआत रक्त रंजित रही थी पूरी तरह से नेपाल के लिए। और उस नेपाल में बाद में जब वो लोकतंत्र बहाली हुआ, लोकतंत्र के जैसा कि 2015 की बात मैं कह रहा हूँ, वहां पर नया संविधान बना, तब से स्थिति ऐसी चली थी कि लगता था कि कुछ ठीक होगा। लेकिन नेपाल का पूरा रिश्ता 60% कारोबार जो है नेपाल का, जो आयात है, भारत डिपेंडेंट है। 13% आयात जो है चीन डिपेंडेंट है। और नेपाल मोटे तौर पर हिमालयी देश है, और नेपाल आर्थिक शक्ति की बात करें तो चीन ऊपर और नीचे भारत, उसके बीच में दबा पड़ा है। तो उस लिहाज से नेपाल में आर्थिक तरक्की होना चाहिए था, एक अच्छा जोन बनना चाहिए था। लेकिन लगातार जो राजनीतिक वहाँ अस्थिरता का माहौल रहा है, प्रधानमंत्री दर प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं हर 2 महीने, 2 साल 3 साल के अंदर में। कहा ना, केपी शर्मा ओली 4 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे, और इतना ही नहीं, कमल दहल प्रचंड बन चुके थे, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के लोग बन चुके थे। अपने हिसाब से लोग बनते रहते थे, और लोग आजीज आ गए थे भ्रष्टाचार को लेकर, सरकार को लेकर के। और अंततः जेएनजी का आंदोलन हुआ था। उस जेएनजी आंदोलन से जो नतीजा निकला है, जिससे बालन शाह निकल के आए हैं, कहते हैं कि जिस ढंग से उन्होंने काठमांडू को सजाया, खूबसूरत बनाया, यही वजह रही कि जैसे ही जेएनजी आंदोलन के बाद अंतरिम सरकार चुनने की बारी आई, तो उस वक्त भी लोगों ने दौड़ के कहा कि बालन शाह आइए, प्रधानमंत्री कुर्सी संभालिए। बालन शाह ने बिल्कुल कहा, बिल्कुल नहीं, मैं जब बैठूंगा तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर देश की जनता चुन के लाती है तब बैठूंगा। उसका फलसफा है, अगस्त में उन्होंने ना बोला, अब जनता ने आकर के इस मार्च में हाँ कहवा दिया। अब बालन शाह वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस दरमियान जो एक 2022 से वहां एक पार्टी का जन्म हुआ था, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता हैं रवि लामछामी। उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था, महज 20 सीटें मिल पाई थी। बड़े निराशाजनक स्थिति थी। कि कहा जा रहा था कि जिस ढंग से केजरीवाल अपने यहाँ उनको भारी लोकप्रियता मिली थी 2013 में, उसी ढंग से रवि लामछामी को मिलेगी। लेकिन रवि लामछामी को मजबूरन वहां के गठबंधन राजनीति में शामिल होना पड़ा, सरकार में शामिल होना पड़ा, सहकारिता मंत्री बने, और सरकार में रहते हुए कुछ ऐसे भ्रष्टाचार के इल्जाम उन पर भी चस्पा हो गया कि उनको जेल तक जाना पड़ा। तो उन्होंने एक स्टैंड लिया कि उन्होंने इस बार के प्रधानमंत्री के चुनाव में साफ क्लियर किया कि बालन शाह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होंगे, और उस कैंडिडेट के तौर पर उनको सीधे जाके लड़ा दिया गया। जो पारंपरिक तौर पे वहां केपी शर्मा ओली झापा 5 से सीट लड़ते थे, चुनाव लड़ते थे, वहां जाके बालन शाह चुनाव लड़ गए केपी शर्मा ओली के खिलाफ, और केपी शर्मा ओली को धराशायी होना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी। वहां की जनता में महज 3,000 वोट आया, जबकि 10,000 से 15,000 से ज्यादा वोट लिया है बालन शाह। तो आप सोच सकते हैं, और सिर्फ केपी शर्मा ओली के साथ ही ये हश्र नहीं हुआ, बल्कि नेपाली कांग्रेस को हाल के दिनों में तोड़फोड़ करने वाले जो वहां की यंग चेहरे कहे जाते हैं, गगन थापा को भी मुंह की खानी पड़ी है। सिर्फ इस जो एक आंधी आई है जेएनजी की इस मतदान के दौरान, उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति अगर कह लें तो वो बचे हैं, वो उनका नाम है पुष्पदहल कमल प्रचंड। वो जीत पाए हैं,
उनकी जीत अपने हिसाब से रतहौट सीट है नेपाल का, वहाँ पारंपरिक सीट है उनकी, वहाँ से जीते हैं। लेकिन इस आंधी में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बचा। पूरी तरीके से लोगों ने जनजी को अपना भरोसा जताया है और ये सरकार दी है, एक उम्मीद दी है। आपको बता दें, नेपाल की सबसे बड़ी जो रेमिटेंस है, वो रेमिटेंस का हिस्सा है भारत सरकार की सरकारी नौकरी। नेपाली सरकारी नौकरी में शामिल हो सकते हैं, आते हैं बड़ी संख्या में बहाली, उनका जो रिटायरमेंट का पैसा है या मासिक वेतन है वहाँ जाता है। नेपाली सेना में गोरखा रेजिमेंट अपने आप में बड़ा रेजिमेंट है, उसमें सिर्फ नेपाल के ही लोग आते हैं। तो उस हिसाब से नौकरी देने के मामले में, रोजगार के देने के मामले में नेपाल पूरी तरह से भारत पर आश्रित है। उसके आमदनी को लेकर, तमाम चीजों को लेकर के पूरा इलाका, कहते हैं सेना में रिटायर हुए जितने भी लोग हैं गोरखा रेजिमेंट, सारा निवेश नेपाल में होता है। नेपाली भारतीय होने के बावजूद आप नेपाल की सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, लेकिन एक समझौता 1950 से भारत नेपाल मैत्री, उसके आधार पर नेपाली आराम से भारतीय जितनी सरकारी सेवाएं उसमें नौकरी ले सकते हैं। एक रुकावट आई इस बीच में, जैसा कि हमने कहा कि 2015 में सरकार आई, जैसे के पी शर्मा ओली के नया संविधान लागू हुआ, उसके बाद उनका जो वाइब्स था लगातार चीन की तरफ भागने लगे, अपने हिसाब से कुछ ऐसे करने लगे, मदद भारत से ले और लेकिन गायें कुछ और अपने अंदाज में चलते रहे, तो बात जम नहीं पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2014 से भारत की कुर्सी पर हैं, सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही थी कि नेपाल हिंदू राष्ट्र होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के साथ सबसे अच्छा संबंध होगा, लेकिन उस संबंध में जहां तक कुछ ना कुछ आड़े आता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान ही वहां पे एक आर्थिक नाकेबंदी जैसी हुई, जो के पी शर्मा ओली उसके बाद राष्ट्रवाद के नारे को लेकर के हीरो बन गए वहां पर उसके खिलाफ। दरअसल के पी शर्मा ओली को हमेशा लगता रहा कि ओली मोदी सिमिलरली साउंड करते हैं, जिस हिसाब से मोदी की भारत में लोकप्रियता है उस हिसाब से वहां भी लोकप्रिय हो सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले विदेश यात्रा के दौरान जब गए थे, नेपाल गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे सदन में, विधानसभा के अंदर जिस नाम से मोदी मोदी का नारा लगा था, यही बात थी कि के पी शर्मा ओली को लगा था एक विदेशी प्रधानमंत्री के पक्ष में ऐसे लोग हैं तो मेरे हक में ही हो सकते, तो उन्होंने एक राष्ट्रवाद का नया आलाप था। उन सब का नतीजा हुआ था 2015 से मामला बढ़ता बढ़ता 10 सालों तक 2025 में आकर के जेनजी विद्रोह का आधार बना, क्योंकि इसी दरमियान क्या हुआ, नेपाल ये लोगों के लिए डायरेक्ट सेना में एंट्री का रास्ता रुका। क्यों रुका, इसके पीछे अग्निवीर का मामला आया सेना के अंदर, जिसमें अग्निवीर के जरिए जो नीचे स्तर पर सेना में जो बहाली थी वो भारतीयों के लिए खुली और नेपाली लोगों के लिए रुक गई। उसको लेकर के बड़ा विप्लव सा हुआ, बड़ी नाराजगी हुई कि भाई ऐसी सरकार कैसी है जो एक सुनिश्चित नौकरी देने वाली सरकार, उससे रिश्ता नहीं रख पाते हो। मूलतः आपका जो आयात आधारित पूरी इकोनॉमी है उसकी नेपाल की, और पूरी डिपेंडेंट है नेपाल की जनता भारत पे, तो उसके बीच अच्छा रिश्ता नहीं रख पाते हो। तो क्यों नहीं रख पाते हो, इस बात पे बड़ी बात है। आपको बता दें कि नेपाल अब तक स्वतंत्र देश है। जैसे भारत को स्वतंत्रता लेनी पड़ी, उनको कभी पराजित नहीं होना पड़ा। नेपाल में कहते हैं, नेपाल का इतिहास है, कभी गुलाम हुआ नहीं। और कहते हैं 1806 के आसपास नेपाली सेना ने अपने हिसाब से उस समय जो ब्रिटिश भारत की सरकार थी उसके नाक में ऐसा दम कर दिया कि पश्चिम में सतलज से लेकर के आप पूरा में तिस्ता तक का जो पूरा बेल्ट है वहां पर अपने हिसाब से गोरखा लोगों का, गोरखा साम्राज्य का, नेपाल साम्राज्य का शासन हो गया। और वो कहते हैं ग्रेटर नेपाल का एक नक्शा है, वो 1806 के मामले को लेकर बार उठाया जाता है, भारत के कई हिस्से को दिखाया जाता है नेपाल का हिस्सा है। और जैसे शिमला तक कहते हैं गोरखा रेजिमेंट चले गया था, खाली करा दिया था ब्रिटिश भारत के लोगों को, क्योंकि कोशिश हुई थी, उसका सुगौली संधि हुई उसी समय, उस उम्र में, तब बात सिमटी एक भारत ब्रिटिश भारत का एक नक्शा बना। तो कहते हैं बालन शाह जब तक काठमांडू के मेयर थे तो अपने पीछे मैप के जरिए, मानचित्र के जरिए ग्रेटर नेपाल का एक मैप लगाया करते थे। अपने आप में बड़ी बात थी। उसी ग्रेटर मैप, उसी सीख लेकर के बाद के दिनों में के पी शर्मा ओली ने भी ग्रेटर नेपाल का कोई मामला छेड़ा था। तो इन सब को रहते हुए जो निगेटिव वाइब्स की बात कह रहे हैं, और भारत के हक में जैसे सुशीला कार्की सरकार है जिसके लिए रणधीर वर्मा ने अपने हिसाब से बधाई दी है एक स्वच्छ सफल चुनाव कराने के लिए उनको, उस हिसाब से अब जब सरकार बन रही है बालन शाह की, जिनका कनेक्शन अपने आप में बेंगलोर से है, बेंगलोर से उन्होंने एमटेक की पढ़ाई की है, बीटेक की पढ़ाई उन्होंने काठमांडू के सिविल इंजीनियर है पेशे से, सिविल इंजीनियर रैपर बनता है, रैपर बन करके फिर मेयर बन जाता है अपनी लोकप्रियता के जरिए, और मेयर के जरिए इतना लोकप्रिय हो जाता है कि जब जेनजी विद्रोह होता है, जेनजी विद्रोह के लोग कहते हैं यही आदमी परफेक्ट है, हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, और वो प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंच जाता है। मैं 36 साल में इतनी बड़ी यात्रा, एक सफल यात्रा, क्या ये यात्रा आगे भी अनवरत जारी रहेगी? यशस्वी प्रधानमंत्री के तौर पर बालन शाह नेपाल में वो सब कर जाएंगे जो लंबे समय से रुका पड़ा है, जन विद्रोह के समय से, जनयुद्ध के समय से, नेपाल में राजशाही के खात्मे के दिनों से बहुत कुछ लोकतंत्र के नाम पे जो कुछ हो सकता था वो सब रुका पड़ा है।
क्या उसकी संभावना बन रही है? हम सब उम्मीद करेंगे, अपेक्षा करेंगे, शुभकामना दे रहे हैं बालन शाह को। आइए सत्ता संभालिए और एक नई इबारत लिख दीजिए, नए दौर में नई कहानी लिख दीजिए, नए उमंग के साथ नेपाल को आगे बढ़ा ले जाइए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।